G7 के मंच पर भारत की मौजूदगी सिर्फ एक साधारण देश के तौर पर नहीं है बॉस, बल्कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर है। और पीएम मोदी G7 की इस समिट में सिर्फ मेहमान बनकर नहीं पहुंचे, बल्कि वो ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज बनकर पहुंचे। और G7 समिट में पीएम मोदी की मौजूदगी को भारत की वैश्विक भागीदारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। फ्रांस में हो रही इस समिट में पूरी दुनिया की नजर मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर है। इसके बारे में आपको आगे डिटेल में बताने वाला हूं, लेकिन पहले यह देखिए कि पीएम मोदी G7 समिट में लगातार 7वीं बार शामिल है। 2021 से पीएम मोदी को लगातार G7 में मेहमान देश के तौर पर बुलाया जा रहा है। आप यह भी देखिए कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था और महत्वपूर्ण वैश्विक भूमिका की वजह से पीएम मोदी को 7 बार से लगातार बुलाया जा रहा है। एक बार भी नहीं छोड़ा G7 के देशों ने, कहा कि नहीं हर बार मोदी जी का होना जरूरी है, हर बार भारत का होना जरूरी है, क्योंकि पीएम मोदी G7 के मंच पर ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील और गरीब देशों की आवाज, उनकी उम्मीदें, उनकी चिंताएं मजबूती से इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रखते आए हैं। एक तरह से पीएम मोदी विकसित देशों वाले संगठन G7 और विकासशील देशों के बीच एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज का काम कर रहे हैं। आप देखिए कि पीएम मोदी को सबसे पहले 2019 में फ्रांस ने G7 समिट में बुलाया, लेकिन 2020 में जब अमेरिका को मेजबानी करनी थी इसकी, लेकिन उसने समिट रद्द कर दी थी। उसके बाद अगले साल यानी कि 2021 में ब्रिटेन ने पीएम मोदी को बुलाया। 2022 में जर्मनी ने भी कहा कि भाई नहीं, आपके बिना काम नहीं चलेगा, आपको आना पड़ेगा, आप आइए। 2023 में जापान में भी बुलावा आया और 2024 में इटली से भी बुलावा आया। 2025 में कनाडा ने भी कहा कि नहीं, हमारे यहां हो रहा है G7 का समिट, तो आपको आना है बॉस, क्योंकि आपके बिना ये मीटिंग अधूरी हो जाएगी। और इसीलिए उसमें भी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी मौजूद थे। और देखिए कि 2026 में इस बार फिर से फ्रांस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिट में आने का न्योता दिया है। और इसी तरह से पीएम मोदी सबसे ज्यादा यानी कि 7 बार G7 समिट अटेंड करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बन गए। यह रिकॉर्ड भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम हो गया। G7 समिट में भारत के शामिल होने का सफर 2003 से शुरू हुआ, जब 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी किसी भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार G7 समिट में शामिल हुए। उस साल इस समिट की मेजबानी ब्रिटेन कर रहा था और उसके बाद 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। मनमोहन सिंह ने 2005 से 2009 तक लगातार 5 बार G7 को अटेंड किया और मनमोहन सिंह को ब्रिटेन के अलावा रूस, जर्मनी, जापान और इटली ने बुलाया था। G7 समिट में 13वीं बार भारत का शामिल होना यह बताता है कि अब दुनिया भारत को साथ लेकर चलना चाहती है और भारत का इस वैश्विक मंच पर बार बार बुलावा आना, भारत का जाना, वहां पहुंचना ग्लोबल मामलों में भारत के बढ़ते असर और बड़े इंटरनेशनल मुद्दों पर भारत की दूरदर्शी सोच को बढ़ावा देता है और एक्सेप्ट करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेनेवा पहुंचे। स्विस राष्ट्रपति गाय परमेलिन ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस के एवियन पहुंचे। फ्रांस में G7 समिट के दौरान पीएम मोदी 4 देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। इसमें से एक देश अमेरिका भी है। अमेरिका के साथ भारत कौन कौन से मुद्दों पर बात कर सकता है, यह आगे आपको बताने में। लेकिन पहले देखिए कि वो कौन कौन से देश हैं जिनके साथ भारत की द्विपक्षीय बातचीत आज होने वाली है। आज पीएम मोदी कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। उसके बाद यूके के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर के साथ बायलैटरल मीटिंग होनी है। इसके बाद यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ पीएम द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। यानी कि पीएम मोदी आज ही बैक टू बैक 3 देशों के साथ बायलैटरल यानी कि आमने सामने की बैठक में हिस्सा लेने वाले। आज 3 देशों के साथ बायलैटरल मीटिंग के बाद पीएम मोदी कल सिर्फ अमेरिका के साथ बायलैटरल मीटिंग करने वाले। कल भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:15 बजे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय बैठक होने वाली है, जिसमें ट्रेड, टैरिफ, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और वेस्ट एशिया के हालात पर चर्चा होने की पूरी संभावना। इस बैठक में इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट को भी दोनों नेता रिव्यू कर सकते और इसीलिए कल का दिन भारत और अमेरिका दोनों के लिए अहम माना जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि कल मोदी और ट्रंप जब आमने सामने बैठेंगे तब ये 16 महीने बाद ऐसा होगा, क्योंकि फरवरी 2025 में पीएम मोदी और अमेरिका के दौरे पर गए थे, तब वो और दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। तब दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई थी और कई समझौते भी हुए। लेकिन आज G7 की बैठक के दौरान भी पीएम मोदी और ट्रंप एक दूसरे से मिले। G7 की इस बैठक में पीएम मोदी और ट्रंप की चेयर अलग
वहां पर थी, लेकिन अगल बगल में ही। जब पीएम मोदी अपनी चेयर पर पहुंचे तब डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। पीएम मोदी को देखकर ट्रंप उठकर खड़े हुए और गर्मजोशी के साथ उनके साथ हाथ मिलाए। आज सुबह से ही इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ट्रंप की फिजूल की बयानबाजी और भारत को टैरिफ दिखाने के बाद पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात कैसी रहती। आप तस्वीर देखिए, ये जब दोनों नेता एक दूसरे के सामने हुए तब की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे तो डोनाल्ड ट्रंप जो पहले से कुर्सी पर बैठे हुए थे उठकर खड़े हुए और उनके पास आए, उनसे हाथ मिलाया। इस बीच दोनों नेताओं के बीच थोड़ी बहुत बातचीत हुई, क्योंकि इस दौरान ओमान में कॉमर्शियल शिप पर भारत के 3 नाविकों की मौत की जो खबर है, मुद्दा है, वो गरमाया हुआ है बॉस। इसीलिए बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत अमेरिका के सामने भारतीय नागरिकों की मौत का मुद्दा उठाएगा, क्योंकि अमेरिका ने अभी तक भारतीय नाविकों की हत्या पर माफी नहीं मांगी। उल्टा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का रुख इस मुद्दे पर बेहद असंवेदनशील रहा। इसीलिए भारतीय नाविकों की मौत पर भारत में भारी गुस्सा है और कांग्रेस समेत कई पार्टियां अमेरिका के रवैये पर लगातार सवाल उठा रही। ट्रंप प्रशासन भारत को रणनीतिक सहयोगी बताने के बावजूद उसके साथ बेरुखी भरा व्यवहार करता है। ट्रंप के टैरिफ का सबसे बुरा असर भारत पर पड़ा, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। जानकारों का कहना है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, खासकर ट्रंप के पाकिस्तान प्रेम की वजह से। और इसीलिए मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है। मोदी और ट्रंप की बैठक पर दुनिया की नजर तो रहेगी ही, लेकिन अभी फ्रांस में G7 की जो बैठक चल रही है उसे भी पूरी दुनिया टकटकी लगाकर देख रही है कि इस बैठक से क्या निकलने वाला है, क्योंकि G7 अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का ग्रुप है, जिसमें इस बार करीब 15 देशों के नेता हिस्सा ले रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। G7 समिट का एजेंडा पहले ही तय होता है और मेजबानी करने वाला देश बैठक की अध्यक्षता भी करता है। यह व्यवस्था हर साल बदलती है, यानी कि हर साल अलग अलग देश में यह बैठक होती है और हर साल बारी बारी से G7 के देश इस समिट को चेयर भी करते हैं। इस साल G7 समिट के एजेंडे में जियोपॉलिटिक्स क्राइसिस पर सबसे ज्यादा चर्चा होने की उम्मीद है। 4 साल 4 महीने से चल रहे यूक्रेन रूस युद्ध पर गंभीर बातचीत होगी। ईरान इजराइल तनाव पर भी चर्चा होगी। गाजा लेबनान के साथ इजराइल के आक्रामक रवैये पर भी बात होगी। मिडिल ईस्ट में सुरक्षा चुनौतियों पर भी चर्चा की जाएगी और वैश्विक आर्थिक सहयोग असंतुलन पर भी G7 के देश आपस में चर्चा करें। यानी कि शुरुआत में G7 का जो एजेंडा आर्थिक चुनौतियों और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों को हल निकालने का था, एक हिसाब से देखिए तो धीरे धीरे बदल गया। बाद में राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी इसमें शामिल होते चले, क्योंकि वैश्विक मुद्दों पर G7 के फैसलों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज कैसे और कब एक मंच पर आए, किस मुसीबत ने इन देशों को एक मंच पर आने के लिए मजबूर किया, आपको बताने वाला हूं। G7 दुनिया के उन 7 विकसित देशों का समूह है जिन्हें दुनिया की मॉडर्न इकोनॉमी वाला देश कहा जाता है, इसलिए मॉडर्न इकोनॉमी वाला संगठन भी। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, कनाडा और जर्मनी G7 के सदस्य। जिस तरह से सभी ईरान युद्ध के दौरान पूरी दुनिया में तेल का संकट खड़ा हो रहा था और सब देख रहे थे, उसी तरह 1973 में जब दुनिया भर में तेल का संकट पैदा हुआ था, तब इस संकट से निपटने के लिए 1975 में अमेरिका, फ्रांस, इटली, वेस्ट जर्मनी और ब्रिटेन ने G6 ग्रुप बनाया था। और इसके बाद 1975 में फ्रांस में G6 की पहली समिट हुई, यानी कि बैठक। अगले साल यानी कि 1976 में कनाडा के जुड़ने के बाद ये G7 बन गया। 1998 में रूस के शामिल होने के बाद इसका नाम G8 कर दिया गया। 2014 में रूस को G8 से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद फिर से इस संगठन में 7 देश बचे और इसका नाम G7 कर दिया गया। यानी G7 को दुनिया का सबसे अमीर संगठन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए कि दुनिया की जीडीपी में 28.4% हिस्सा G7 का ही, और इसीलिए ग्लोबल ट्रेड यानी कि पूरी दुनिया में होने वाले कारोबार पर G7 का दबदबा रहा है। इस बात को आप आंकड़ों से भी समझिए कि दुनिया के कुल निर्यात में G7 की 28.9% हिस्सेदारी और दुनिया के कुल आयात में 33.7% हिस्सेदारी G7 की। 2000 में G7 के देशों की वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी 40% थी। हालांकि बाद के सालों में इसमें करीब 12% की गिरावट दर्ज की गई। लेकिन आप देखिए कि वैश्विक आबादी में 7 G7 का जो हिस्सा है वो 10% का है। फिर भी ये 10% की आबादी की ग्लोबल परचेजिंग पावर ऐसी है कि इस मामले में G7 का एकाधिकार है पूरी दुनिया के बाजार।
इसके अलावा आप यह भी देखिए कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी वित्तीय संस्थाओं में G7 देशों की हिस्सेदारी और वोटिंग पावर सबसे ज्यादा है। ताकत के मामले में भी यह संगठन बेजोड़ है, क्योंकि G7 में 3 परमाणु संपन्न देश हैं, अमेरिका, यूके, फ्रांस। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में भी G7 देशों की तूती बोलती है। एआई, सेमीकंडक्टर, स्पेस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बड़े पेटेंट्स जो हैं इन्हीं देशों के पास हैं बॉस, और इसीलिए ये देश भर भर के नोट छापते रहते हैं। लेकिन G7 की इस समूची अर्थव्यवस्था को 2 देश की बढ़ती आर्थिक शक्ति हिला रही है बॉस। बदलते दौर में G7 की ताकत को चुनौतियां भी मिल रही हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन और सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था भारत इसके स्थायी सदस्य नहीं है। इसीलिए इन दोनों देशों के बिना वैश्विक आर्थिक फैसले अधूरे माने जाते हैं, और इसीलिए G7 से ज्यादा रिलेवेंट G20 को माना जाता है, जिसमें इन विकसित देशों के अलावा कई विकासशील देश भी शामिल हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं बॉस कि ये सब जो भारत को हर मंच पर बुलाना चाहते हैं ना, हर मंच पर भारत की उपस्थिति देखना चाहते हैं, इसके पीछे 140 करोड़ देशवासी हैं और देश का मजबूत प्रतिनिधित्व है और देश की छवि है, हमारी कर्मठता है, जो दुनिया को यह दिखा रही है कि बिना भारत के काम नहीं चल सकता।